डायबिटीज़ में जितना भी लोड है वर्ल्ड में आज, आधे से ज़्यादा लोगों को ये ही नहीं पता कि उनको डायबिटीज़ है। तो ये 3 क्लासिकल साइंस हैं शुगर के कि प्यास ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना और पेशाब ज़्यादा जाना। अचानक आपके चश्मे के नंबर बहुत जल्दी जल्दी बदलने लग गए हैं या आपको धुंधला दिखने लग गया, अचानक आपको लगता है कि मेरी विजन बहुत कमज़ोर होती जा रही है, तो आपको डरना चाहिए, आपको डॉक्टर को शुगर के बारे में दिखाना चाहिए। आपने फाइंड आउट कर लिया कि इसको ये डायबिटिक है, तो लाइफ लॉन्ग वो अपना सामान्य जीवन कैसे जी सकता है? दवाइयों के सहारे पूरी उम्र वो उसको दवाइयों के सहारे रहना होगा या कुछ और दूसरे उपाय हैं? मोटा खाना, मोटा पहनना जी जी, और थोड़ा सा मोटा सोचना। जी जी, कि मोटा सोचने का मतलब ब्रॉड माइंडेडनेस रखना। हाँ, मतलब संकीर्णता छोड़ना। हाँ, संकीर्णता छोड़ना। जीवन में अगर आपको खुश रहना है और लंबा जीना है और स्वस्थ जीना है तो ये 3 चीज़ें जरूर रखें। ड्राई फ्रूट्स को लेकर के क्या दृष्टिकोण है? बादाम, अखरोट, क्या जो इस तरह के हैं, उनका शुगर पे कोई इस तरह का कोई असर, या शुगर पेशेंट्स के लिए वो लाभदायक है? क्या लेना चाहिए? जो एक धारणा बनी हुई है कि एक बार दवाई शुरू होगी तो पूरे जीवन लेनी पड़ेगी, ऐसी स्टेज नहीं आती कि दवाई बंद कर दी जाए? 80 से कम शुगर गई बॉडी में तो आपके शरीर फील करता है, 60 से कम गई तो आप बेहोश होने की तरफ चले जाते हो। मैं आपको ये बताता हूँ कि 90% केस में आपकी शुगर की दवाइयाँ बंद हो जाएगी। इससे बड़ा कोई आपके लिए इंसेंटिव नहीं हो सकता कि आप शुगर की दवाई बंद कर पाओगे। मुझे भी अब कई बार समझाने में मुश्किल होती है कि आज एक लड्डू खा लिया था तो एक शुगर की गोली फालतू ले लेंगे। ये चीज़ बहुत ही गलत है, क्योंकि शुगर को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है और एक बार कंट्रोल होता है तो उसको कंट्रोल बने रहना चाहिए। कई बार एक बार ये भी कंसेप्ट होता है कि जी चीनी तो थोड़ी सी ठीक नहीं है पर गुड़ ठीक है। गुड़ भी उतना ही खतरनाक है। कंसेप्ट आपका गलत है, क्योंकि गुड़ से ही चीनी बनती है। डिब्बा बंद जूस आता है वो भी मेरे ख्याल से वो तो चीनी है, वो तो उसमें तो कुछ अच्छी चीज़ होती नहीं है। जो ये रियल वीएल के जो और जो कोक वगैरह पीते हैं डॉक्टर साहब, कोल्ड ड्रिंक बहुत ही खतरनाक है शुगर के मरीज के लिए, क्योंकि उसमें भी चीनी होती है। हम जैसे पेशेंट को बोलते हैं कि जी आपको शुगर होगी, पेशेंट का पहला रिएक्शन है नहीं डॉक्टर साहब शुगर तो कुछ भी नहीं होती, मैं देख लेना आपको अगले 1-2 महीने के अंदर शुगर ख़त्म करके दिखाऊंगा। वो जो पेशेंट होते हैं ना, वो अपने लिए सबसे खतरनाक होते हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं घी नहीं खाऊंगा तो मेरे जोड़ों की ग्रीस खत्म हो जाएगी, चिकनाहट खत्म हो जाएगी। कुछ लोगों का ये, कुछ लोगों घी में ही तो ताकत होती है, घी नहीं खाएंगे तो मेहनत कैसे करेंगे? नहीं, ताकत प्रोटीन से आएगी। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर शिवरतन यादव रेवाड़ी के जाने माने फिजिशियन हैं और आज विश्व मधुमेह दिवस है, यानी कि शुगर डे है आज। और शुगर जिस तरह घर कर रही है घर घर में, उससे बड़ी चिंता बढ़ रही है और उस चिंता को कैसे कम किया जा सकता है, किन उपायों से हम शुगर से दूर रह सकते हैं, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर शिवरतन यादव से। डॉक्टर शिवरतन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो समय दिया आपने। तो सीधी बात है कि हम तो फिजिशियन हैं नहीं, हमको तो आपसे ये जानना है आज विश्व मधुमेह दिवस पर। सबसे पहले तो ये बता दीजिए मधुमेह यानी कि शुगर है क्या, ये थोड़ा सा बताइए आप। शुगर बेसिकली डायबिटीज़ बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में मधुमेह। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि शरीर में नॉर्मल जो शक्कर की मात्रा होती है ब्लड में, या शुगर की मात्रा जिसको हम कहते हैं, वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाती है। शुगर हमारी हर सिस्टम के लिए चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि बॉडी में जो भी हम खाद्य पदार्थ जो भी खाते हैं वो बॉडी अपने आप उसको शुगर में कन्वर्ट करती है। और शुगर ज़रूरी भी है हर बॉडी के और बॉडी के हर ऑर्गन को चलाने के लिए। लेकिन इसको एक लेवल कंट्रोल में रखते हैं, उससे कम भी नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं चाहिए। बॉडी का कुछ ऑर्गन्स का, जैसे पेनक्रियास वगैरह होती हैं जिसमें इंसुलिन बनती हैं, तो वो इंसुलिन उसको कंट्रोल रखती है कि हम जब भी एक स्वस्थ आदमी में एक नॉर्मल रेंज में शुगर रहती है ब्लड में, जब उस रेंज से जब ज़्यादा हो जाती है ब्लड में, तो हम उसको कहते हैं कि ये अब पेशेंट जो है शुगर का पेशेंट हो। डॉक्टर साहब, जो आप रेंज की बात कर रहे हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति में जो शुगर की मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए? जो मतलब उसका कोई मानक
क्या है, खाली पेट जो हम कराते हैं जांच, खाना खाने के बाद की जांच कराते हैं, कितने समय में करानी चाहिए, कब करानी चाहिए, और उसका जो मानक क्या है, कितनी संख्या तक जो है वो सही रहती है? तो शुगर का जो एक अडल्ट में नॉर्मल जो वयस्क आदमी है उसमें जो शुगर की मात्रा होती है, जो नॉर्मल रेंज होती है कि खाली पेट हम अगर चेक करें, खाली पेट का मतलब कम से कम 8 घंटे हुए होने चाहिए जब आदमी ने कुछ नहीं खाया होता है। तो अगर उस 8 घंटे के खाली पेट के बाद में अगर हम उसके ब्लड की चेक करते हैं तो उसमें 105 मिलीग्राम % से कम मिलनी चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्वस्थ आदमी है। और अगर उसी में 126 से ऊपर मिलती है जी, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पेशेंट को डायबिटीज़ होने की संभावना है या डायबिटीज़ है। जय। और ये तो खाली पेट का हो गया। और भोजन के उपरांत की जो बात करें? भोजन के उपरांत हम 2 घंटे पे अगर चेक करते हैं पेशेंट को, पूरा खाना ठीक से जैसे नॉर्मल रूटीन खाना खाते हैं और उसके बाद में जो चेक करते हैं 2 घंटे के बाद में, तो अगर पेशेंट को 200 से ऊपर शुगर मिलती है तो हम कहेंगे कि ये डायबिटीज़ है। अगर 140 से कम मिलती है तो हम कहेंगे कि डायबिटीज़ नहीं है। 140 और 200 के बीच की जो रेंज होती है हम उसको कहते हैं कि इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है, मतलब ये प्री डायबिटीज़ की स्टेज में है। आगे जाके अगर ध्यान नहीं दिया गया ठीक से तो ये डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो सकते हैं। जी 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 जी। तो डायबिटीज़ के बारे में आप जैसे एक अडल्ट की बात कर रहे हैं, बच्चों में, बूढ़ों में कुछ फ़र्क रहता है कि सेम सबकी मात्रा, जो सभी आयु वर्ग में जो मात्रा समान रहती है? जो मात्रा तो समान रहती है, लेकिन शुगर के जो प्रकार हैं, जो डायबिटीज़ की जो बीमारी के जो प्रकार हैं, वो बच्चों में और एडल्ट्स में अलग अलग होते हैं। अच्छा, वो अलग अलग होते हैं। वो तो जटिल है। हम तो अभी अपने आम पाठकों को सिर्फ आपसे जो महत्वपूर्ण चीज़ ये जानना चाहेंगे कि किसी व्यक्ति में कोई व्यक्ति डायबिटिक है या नहीं है। कई बार जांच नहीं करवाते, लंबे समय बाद पता लगता है यार ये तो डायबिटिक है। तो उसमें क्या पहचान है, किस तरह के लक्षण जब नज़र आए तब आपको डॉक्टर के शरण में चले जाना चाहिए, डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए कि भाई डॉक्टर शिवरतन जी हमको तो ऐसे ऐसे लक्षण है कि हम तो आप। बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि मैं इससे पहले थोड़ा सा ना आपको बताऊंगा कि क्यों ये ज़रूरी है जो ये आपने सवाल पूछा है। आप बताओ सर। क्योंकि क्या हो रहा है आजकल डायबिटीज़ के बारे में, इंडिया को अब डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। पहले आज से 20-30 साल पहले ये माना जाता था कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर या हार्ट की बीमारियां उन देशों में ज़्यादा, वेस्टर्न कंट्रीज़ की, जी वेस्टर्न कंट्रीज़ या जिनको जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ बोलते हैं हम जिनको, उनमें खाने पीने का, रहने सहने का थोड़ा सा उनका व्यवहार अलग हो गया था और फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम हो गई थी, मोटापा ज़्यादा आ गया था। तो उसके साथ में उनको ये बीमारियां, ये जो लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलते हैं इनको, तो ये बीमारियां उस टाइम उनमें ज़्यादा थी। लेकिन पिछले कुछ 20-30 सालों में इंडिया में थोड़ी एफ्लुएंस समझिए, थोड़ा भारत पैसे वाला हो रहा है, थोड़ा भारत पैसे वाला हो गया है, तो उसके बाद से मोटापा जैसे बढ़ा है, लाइफस्टाइल चेंजेस हुई हैं। और एक चीज़ जो सबसे ख़राब बात इंडिया के साथ में है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि इतनी हो गई है कि हमारे एफ्लुएंस इतनी हो गई है कि हम डेवलप्ड कंट्री बन गए हैं, फिर भी क्यों डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है? क्योंकि हमारे अंदर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। जी जी। हमारे जो पॉपुलेशन है उसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, मतलब हमारी आनुवांशिकता में ऐसी कुछ जीन्स हैं जो हमें डायबिटीज़ के प्रति जल्दी उसको अफेक्ट करा सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि डायबिटीज़ में जितना भी लोड है वर्ल्ड में आज, आधे से ज़्यादा लोगों को ये ही नहीं पता कि उनको डायबिटीज़ है। बड़ी चिंता की बात है तो। जी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि शुरुआत के कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक भी डायबिटीज़ के कई बार लक्षण ही नहीं होते, मतलब लक्षण इतने मिनिमम होते हैं कि हमारे जो भोले भाले गांव के लोग हैं या कोई भी ऐसे लोग हैं जो नहीं समझ पाते कि अच्छा, थोड़े से समझदार तो जांच कराते रहते, लेकिन कई बार यार शुगर दिखा लेते हैं, वो नहीं, उनको ये लगता है कि अच्छा ये तो वैसे ही हो गया, ये तो मेरे को हरारत हो गई, ये तो मेरे को ऐसे हो रहा है, मेरी बढ़ती उम्र हो रही है इसलिए मैं थकान महसूस कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें इस तरह से आती हैं। तो जो लक्षण है, जो आपने अभी सवाल पूछा था, उस सवाल पे आता हूँ कि लक्षण क्या होते हैं। सारे लक्षण समझने भी इतने मुश्किल नहीं है, क्योंकि सारा काम क्या है कि शुगर बढ़ गई है। शुगर बढ़ गई है तो शरीर उस शुगर को निकालने की भी कोशिश करता है।
निकालेगा कहाँ से? जनरली पेशाब के रास्ते किडनी उसका काम करती है कि शुगर को जो बाहर बढ़ गई है उसको निकालूं। जी जी। तो जैसे शुगर को निकालते हैं शरीर, तो उसके साथ में जब शुगर बाहर निकलेगी तो पेशाब की मात्रा ज़्यादा निकलेगी। जी जी। ठीक है, तो सबसे पहला लक्षण यही आएगा कि पेशाब ज़्यादा आने लग जाएगा पेशेंट को, क्योंकि उसको शुगर बाहर करनी है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि बॉडी उस डायबिटीज़ की वजह से, शुगर बढ़े होने की वजह से भी कई बार ये फील नहीं करता, क्योंकि वो हमारे अंदर जो हॉर्मोन्स हैं, जी जी। शुगर इसलिए बढ़ गई है कि जो बॉडी जो उसको शुगर को यूटिलाइज नहीं करने पा रही। तो बॉडी शुगर तो है, लेकिन बॉडी ये फील नहीं कर रही है कि बॉडी के ऑर्गन्स की हमने शुगर ले ली है। तो उनको क्या हो रहा है कि शुगर की और डिमांड लगती है, तो इसलिए उनकी भूख बढ़ जाती है। जनरली काफ़ी पेशेंट्स में क्या होता है कि शुगर वाले पेशेंट्स में भूख बढ़ जाती है। और तीसरा ये है कि भूख ज़्यादा लगने लग जाती है। भूख ज़्यादा लगने लग जाती है, पेशाब ज़्यादा आने लग जाता है, प्यास, क्योंकि अब जब पेशाब ज़्यादा जा रहा है तो पानी निकल रहा है, तो प्यास ज़्यादा लगेगी। तो ये 3 क्लासिकल साइंस हैं शुगर के, कि प्यास ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना और पेशाब ज़्यादा जाना। साथ में जब इतना सब कुछ होता है तो डिहाइड्रेशन होता है, तो बॉडी लिथार्जिक हो जाती है, थका थका सा शरीर महसूस करता है, वेट लूज होने लग जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशाब की मात्रा निकल रही है, शुगर निकल रहा है, तो उसमें कई बार पेशेंट वेट लूज कर जाता है। ये तो बेसिक प्राइमरी सिम्टम्स हैं। उसके साथ में कुछ सिम्टम्स ऐसे आते हैं कि स्किन के इन्फेक्शन ज़्यादा होने लग जाते हैं। तो पहले किसी को इन्फेक्शंस नहीं होते थे, बहुत जल्दी खांसी, जुखाम, इस तरह के इन्फेक्शंस, लंग्स इन्फेक्शंस, ये चीज़ें जल्दी मतलब हम ये माने कि स्टेमिना कमज़ोर, या नहीं उसको क्या कहें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती, बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो इन्फेक्शंस की मात्रा जल्दी हो जाती है। आपको घाव अगर हो गया तो हील नहीं हो रहा है, तो जल्दी, जैसे पहले आपको लगता था कि यार मैं 2-1 साल पहले तो मेरे को ना कुछ लगता था, मेरे को पता ही नहीं लगता था, बिल्कुल ठीक हो जाता था, अब मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है क्योंकि हील ही नहीं हो रहा। तो आपको डरना चाहिए कि आपको शुगर तो नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर घाव जल्दी नहीं भर रहा है तो चेतावनी एक तरह से ये शुगर की बीमारी भी हो सकती है, डायबिटिक हो सकते हैं आप। जो है प्यास ज़्यादा लग रही है, भूख ज़्यादा लग रही है, वेट लॉस हो रहा है आपका, और आप यूरिन ज़्यादा पास हो रहा है, बार बार पास हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए और जांच कराइए। दिखने में अगर आपको दिक्कत आने लग गई, क्योंकि लेंस में जो शुगर जमा हो जाती है तो उससे लेंस में सोजन आने लग जाती है। अच्छा। तो उससे आपका दिखने में अचानक, ऐसा उम्र के साथ थोड़ा दिखना कम तो होता ही है, लेकिन अचानक आपके चश्मे के नंबर बहुत जल्दी बदलने लग गए हैं, या आपको धुंधला दिखने लग गया, अचानक आपको लगता है कि मेरी विजन बहुत कमज़ोर होती जा रही है, तो आपको डरना चाहिए, आपको डॉक्टर को शुगर के बारे में दिखाना चाहिए। ये डॉक्टर साहब, जैसे किसी का अभी मान लीजिए 20 वर्ष की उम्र में या 30 वर्ष की उम्र में आपने फाइंड आउट कर लिया कि इसको ये डायबिटिक है, तो लाइफ लॉन्ग वो अपना सामान्य जीवन कैसे जी सकता है? दवाइयों के सहारे पूरी उम्र वो उसको दवाइयों के सहारे रहना होगा, या कुछ और दूसरे उपाय हैं? आप क्या सलाह देंगे हमारे दर्शकों को? जो इसमें एक चीज़ है, देखिए कि शुगर हुई क्यों है, उसके कारण अपने को अगर पता लग जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि बहुत ज़्यादा अब मोटापा बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, खाने पीने की चीज़ें चेंज हो गई। अब आपने देखा ही होगा कि जोमेटो, स्विगी सब कुछ आ गए हैं, तो घर में खाना कम बनता है और बाहर से आ जाता है। और बच्चे, जो जवान पॉपुलेशन है, वो भी बहुत ज़्यादा उन फास्ट फूड्स की तरफ अट्रैक्टेड होती है। थोड़ा सा उनका खाने का टेस्ट समझो या कुछ भी समझो, मॉडर्न जनरेशन थोड़ा सा उस तरह से जा रही है। दूसरा, घरों में भी अब वर्किंग वीमेंस हो गई हैं, तो और घर छोटे होते जा रहे हैं, पहले की तरह कंबाइंड फैमिलीज़ नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, 2 या 3 लोग, तो सबको ऐसा लगता है वीमेन भी वर्किंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि खाना बनेगा ही शाम के टाइम, वो भी अपने ऑफिस से आते हैं, थके हारे आते हैं, तो जनरली लोग खाना मंगा लेते। तो ये जो फूड है, जो हमारी बेसिकली हमारी फूड, मतलब ये जो खान पान की जो हैबिट बदली है, वो ज़्यादा बीमारी लेकर के आ रही है। जी। और उसके साथ में एक चीज़ और हुई है जो हमारे साथ में, कि हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो कम हो गई है। ये पहले इतने मोबाइल्स नहीं होते थे, टीवी पे इतने प्रोग्राम्स नहीं होते थे, तो आप लोग घर से बाहर निकलते थे। जी। और मूवमेंट होती थी। शाम के टाइम आप घर से बाहर निकलेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे बच्चे। अब आप देखिए कितनी पॉपुलेशन, कितने बच्चे फिजिकल। आज मैं बीच में बात कर रहा हूँ, आज सुबह कोई हमें मॉर्निंग वॉक पे कह रहा था कि पहले महिलाएं चक्की चलाती थी, गंडासा चलाती थी,
रस्सी से पानी खींचती थी, एक्सरसाइज हो जाती थी। किसान हल चलाते थे, उनकी एक्सरसाइज हो जाती थी। लेकिन अब तो अगर जो ये काम भी करवाने पड़े, स्टूडेंट से भी अगर कोई टीचर काम करा लेता है कि भाई मैदान साफ कर लीजिए, तो अखबार खबर बना देते हैं कि बच्चों से श्रम करवाया जो। लेकिन करवाना तो चाहिए, बिल्कुल करवाना चाहिए। अभी छोटी सी स्टोरी जो आपने बताई वही बता रहा। मैं परसों एक शादी में था, तो मेरे एक ब्रदर था, मैंने 5 महीने पहले देखा उसको, तो वो काफ़ी मतलब मोटा था। मैंने उसको टोका, मैं कह यार तू बहुत मोटा हो गया है। फिर अभी मैं गया शादी में तो काफ़ी ज़्यादा ठीक था वो, मतलब लीन एंड थीन। तो मैं बोला क्या हुआ, अनिल नाम था, मैं बोला क्या हुआ भाई, काफ़ी वजन लूज़ कर लिया? तो बोला हाँ भाई साहब, मैं ना क्या हुआ कि लेबर तो इतनी आसानी से मिलती नहीं है, घर बना रहा हूँ तो सारा लेबर अपने आप करना पड़ता है, तो कर लेता हूँ, तो मेरी तो एक्सरसाइज भी हो गई और मेरी शरीर भी फिट हो गया। पुराने ज़माने में घर बनाते थे तो पड़ोसियों को भी मदद के लिए बुला लेते थे, और जब पड़ोसी बनाते थे तो खुद मदद के वो छत कूटने के लिए जाते थे, हम लोग भी जाते थे। तो वो मतलब कहने का मतलब ये है कि फिजिकल एक्टिविटीज जब तक नहीं होगी तब तक हमारा वेट लूज नहीं होगा। और ये वेट जो खाना पीना जो भी हम खा रहे हैं, अगर हम इसको फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा हम कैलोरीज को बर्न नहीं करेंगे तो ये डिपॉजिट होता चला जाता है, और डिपॉजिट होता है पेट के आसपास। जी जी। जितना पेट के आसपास डिपॉजिट होगा उतना चांसेस ज़्यादा है, इसको सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारी डायबिटीज़ या इस तरह की लाइफस्टाइल डिजीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट की प्रॉब्लम्स बाद में ये सारी डेवलप होती हैं। तो समय रहते चेत जाएं और एक्सरसाइज करें जी। हाँ जी बिल्कुल। डॉक्टर शिवरतन जी, एक बात हम लंबे समय से सुनते आ रहे हैं कि गेहूं की बनिस्पत बाजरा जैसे इस समय जो मिलेट्स की बात कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, अभी जो हम गेहूं जो खाते हैं, क्या गेहूं जब से आया है, अमेरिका से पहले आया था? पहले हमारे यहाँ मोटे अनाज का बड़ा इस्तेमाल होता था, मकई है, बाजरा है, और रागी है, ज्वार है, अब वो सब बंद हो रहा है। क्या आपको लगता है कि गेहूं भी एक कारण है इसमें, शुगर में, या ये मिथ है? गेहूं डायरेक्टली इसका कारण है ये अभी हम एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, बट एक चीज़ जो आपका फैक्ट है वो ये है कि गेहूं में ग्लूटेन नाम की एक प्रोटीन होती है, और हमारे जीन्स में काफ़ी ऐसा है कि ग्लूटेन के प्रति एलर्जी है, और ग्लूटेन एंट्रोपैथी बोलते हैं उसको, कि आंतों में जो काफ़ी बदलाव आ जाते हैं और हम ग्लूटेन जो गेहूं को ये जो गेहूं की एलर्जी के पेशेंट्स जो फाइंड आउट हो रहे हैं, कहीं इसके पीछे ये वजह हो सकती है कोई? ग्लूटेन एंट्रोपैथी? हाँ, तो ये तो है ही। जी। वो ग्लूटेन ही है, ग्लूटेन की प्रोटीन ही है जो हमें ये वो कर रही है कि एलर्जिक हो गई है बॉडी, और उससे बॉडी टॉलरेट नहीं कर पा रही है, और हमारी बॉडी में से जो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे या तो मल के द्वारा निकल जा रहे हैं या हमारी बॉडी में और भी किसी तरह के नुकसान वो कर रही है। तो एक तो वो चीज़ है, डायरेक्टली उसका डायबिटीज़ से एसोसिएशन है ऐसा अभी एकदम ऐसा नहीं है कि वो है, बट उसका एक दूसरा रूप है कि जो वीट की जो रोटियां होती हैं और गेहूं की रोटियां या राइस की रोटियां, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होने का मतलब ये है कि बॉडी में जैसे हम कोई भी खाद्य पदार्थ खाते हैं उसके कितनी देर बाद वो ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बढ़ाती है। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, फूड प्रोडक्ट, जो धीरे धीरे बढ़ाते हैं, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो आपने लिया और एकदम से कर ऊपर गया। वो जो ऊपर एकदम जाता है, जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं, वो हमारे लिए ख़राब है। तो ये गेहूं और राइस, ये दोनों उसमें से आते हैं। स्पेसिफिकली जो रिफाइंड गेहूं होता है जिसमें मैदा का रूप जो ले लेते हैं, वो बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो मैदा से बनी हुई चीज़ें हमारे शरीर के लिए बचना चाहिए, मैदा से बनी हुई चीज़ें से बचना चाहिए जो। तो व्हाट अबाउट मिलेट्स? हम जो मोटे अनाज के बारे में क्या कहेंगे? मोटे अनाज का आप सुझाव देंगे जिनको शुगर है, जो डायबिटिक हैं, उनको मोटे अनाज का इस्तेमाल करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए? देखो एक चीज़ मैं बताऊं, मेरे को भी एक हमारी सीनियर एक डॉक्टर हैं, वो बताती हैं, वो काफ़ी बार बोलती भी हैं इसको, तो कि मोटा खाना, मोटा पहनना, जी, और थोड़ा सा मोटा सोचना,
कि मोटा सोचने का मतलब ब्रॉड माइंडेडनेस रखना। हाँ हाँ, मतलब संकीर्णता छोड़ना। हाँ, संकीर्णता छोड़ना। जीवन में अगर आपको खुश रहना है और लंबा जीना है और स्वस्थ जीना है तो ये 3 चीज़ें जरूर रखें। बुलेट बाइक उठाओ और क्रिकेट खेलने चले जाओ डॉक्टर शिवरतन की तरह। वो शौक है। वो शौक है। तो ये है कि मतलब मोटा अनाज कुछ तो फायदा दे। मोटा अनाज बहुत फ़ायदा देता है। मोटा खाना हमेशा आपको एक वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली बात है कि वो उसके अंदर शुगर इतनी ज़्यादा नहीं होती। कॉम्प्लेक्स शुगर्स होते हैं जो बढ़ते नहीं हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो पचने में थोड़ा टाइम लेते हैं, और जितना ज़्यादा चीज़ें पचने में टाइम लेगी, एक तो आपकी भूख तुरंत नहीं लगेगी क्योंकि आपकी बॉडी ने अभी पचाने का प्रक्रिया में चालू है, तो वो आपका और एक ब्लड लेवल आपका एक मेंटेन रहता है, एक लेवल पे मेंटेन रहता है जो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, तो बॉडी ऑर्गन्स आपके ख़राब नहीं होते। तो शुगर आपकी जनरली उसमें शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी रहती है मोटा खाना। अब डॉक्टर शिवरतन जी से फलों के बारे में जानेंगे। शुगर में कौन से फल खाने चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो मिठास ज़्यादा होती है, जैसे गन्ने से बचना चाहेंगे। मुझे नहीं पता बचना चाहेंगे या नहीं बचना चाहेंगे, और बाकी जो है इस तरह के भी फल हैं कि ये फल हमको खा लेने चाहिए। आप जो सुझाव देंगे वो हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे आपके सुझाव। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वही बात आती है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फलों की भी एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक वैल्यू होती है। अब इसमें कुछ जो बहुत मीठे फल हैं, बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इन जनरल सारे फल जो हम पूर्ण रूप में लें, जी, जैसे हम उनको छिलके विलके निकाल ना दें, है ना, या उनका जूस ना बना लें, जी, या उनको ड्राई करके जो प्रिजर्व करते हैं, है ना, तो ड्राइड फ्रूट्स जो होते हैं, ड्राई फ्रूट्स नहीं बोला, ड्राइड फ्रूट्स। हाँ, ड्राइड फ्रूट्स। तो वो फल, सेव जैसे ड्राइड फ्रूट। हाँ, हम अखरोट बादाम की बात नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल। उनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, वो हमारे लिए दिक्कत कर सकते हैं। और कुछ नेचुरली जिनको अगर डायबिटीज़ हो गई है उनको कुछ फलों से थोड़ा सा बचना चाहिए। जैसे आपने बताया बहुत अच्छा है कि एक गन्ना, क्योंकि गन्ने से डायरेक्टली चीनी बनती है, है ना। एक ऐसे डेट्स हैं, खजूर वगैरह, जिनसे वो बनता है, शुगर बनती है। केले, अंगूर, केले और केले का थोड़ा ग्लाइसेमिक इंडेक्स हल्का सा ज़्यादा है, तो वो थोड़ा आपको दिक्कत करेगा। मैंगो और किशमिश और अंगूर, जो मीठे वाले अंगूर होते हैं, बिल्कुल जो मीठे से अंगूर होते हैं, वो ये कुछ फल ऐसे हैं जो आपको दिक्कत कर सकते हैं। चीकू एक ऐसा फल है जो थोड़ा बहुत आपको तकलीफ कर सकता है। तो ज़्यादा फिर हम हमारे पास बच गए, सेब बच गए, अमरूद बच गए। आप लीजिए, क्या क्या नाम बताएंगे मैं आप दर्शकों को जो। हाँ, मुझे लगता है जो इनके सिवाय जो भी फल बच गए, जो हमारे पास अनार, अगर आप उनको बीज के रूप में खा रहे हैं, एप्पल बहुत ही अच्छा फल है अगर आप छिलके समेत एप्पल खाते हैं। संतरा, गुआवा मतलब अमरूद, ठीक है, और जामुन, एक वो होते हैं ना अवाकाडो, अब उसका हिंदी नेम क्या है मुझे नहीं पता, और मतलब वो उसमें मिठास होती ही नहीं है ऑलमोस्ट। इवन आपका मेलन, जो वाटर मेलन्स वगैरह होते हैं, ये अगर आप थोड़ी मात्रा में खाएं तो ये भी अच्छे हैं। और एक वो फल आता है जो सिंघाड़े, सिंघाड़ा, हाँ, सिंघाड़ा इज़ गुड। हाँ। और जब आप ड्राई फ्रूट की बात करते हैं, ड्राई फ्रूट्स को लेकर के क्या दृष्टिकोण है? बादाम, अखरोट, क्या जो इस तरह के हैं, उनका शुगर पे कोई इस तरह का कोई असर, या शुगर पेशेंट्स के लिए वो लाभदायक है? क्या लेना चाहिए जो उनको? ड्राई फ्रूट्स में अगर हम बात करेंगे तो बादाम, अखरोट, ये ठीक है, ले सकते हैं, ये लेने ही चाहिए। काजू नहीं लेना चाहिए, पिस्ता भी थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे फल हैं जो बादाम इज गुड, अखरोट अच्छा है। तो अभी विकासशील और विकसित देशों की बात कर रहे थे, उसमें भारत को जैसे शुगर का हम हब, डायबिटिक का हब जो बता रहे हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारत में जैसे हर 5वां, हर 6ठा, हर 10वां, मतलब किस स्टेज में भारत में हम शुगर को मानते हैं कि यहाँ ये बीमारी इतना घर कर चुकी है? जो भारत में तो विश्व की तुलना में भारत में हम क्या सिचुएशन आप मानते हैं जो इस समय? आज की बात करें तो विश्व में अराउंड 2021-22 के आसपास की बता रहा हूँ मैं, 53 करोड़ के आसपास शुगर के मरीज हैं विश्व में। जी। और भारत में है 7 करोड़ के आसपास, 7-8 करोड़ के आसपास। 10% अकेला भारत ले रहा है।
10 से भी ज़्यादा हो हाँ जाएगा। हाँ, 10 से भी ज़्यादा हो जाएगा। और चाइना को अगर मिला दोगे तो आधा हो जाएगा, क्योंकि चाइना में 12-13 करोड़ है, तो भारत और चाइना को मिला दो तो 20 करोड़ हो गया। मतलब अगर हम समझे 54 करोड़ में से 20 करोड़ अगर ये हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 40% के आसपास ये दोनों कंट्रीज़ मिला के कर रही हैं। पर वही बात है, आबादी भी इन दोनों बहुत देशों की ज़्यादा सबसे ज़्यादा मिला है जो। देते हैं तो बहुत ज़्यादा होती है। बट कहने का मतलब ये है कि अगर आज की डेट में हम बात करें, विश्व में भी और भारत में भी हर 10वां आदमी शुगर का पेशेंट है, और ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। हर 10वां आदमी, मतलब आप समझिए बहुत बड़ी कि हाँ, एक गांव में जो 800 या 1000 की बस्ती होगी, उसमें 70-80 लोग। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बहुत बात है, चिंताजनक बात। बहुत चिंताजनक बात है। और यही अगर आगे भी हम थोड़ा प्रोपोजिशन इसको आगे ले जाएं, 2040 या 45 तक ये मात्रा भारत में जो आज 7-8 करोड़ है, वो कम से कम 16-15 करोड़ 17 करोड़ तक जाने वाली है। जी जी। एक शुगर की दवाइयों को लेकर के, जो डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनको लेकर के एक चर्चा आमतौर पर होती है, मरीजों के बीच भी होती है, पार्कों में भी, चौपालों में भी, कि भाई किडनी पर इफ़ेक्ट पड़ता है कुछ दवाओं का। क्या ऐसा है? शुगर की दवाइयाँ ना अब महेश जी बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो रही हैं पिछले कुछ सालों में, और बहुत अलग अलग तरह की। पहले आज से 15-20 साल पहले तक तो बहुत 1 या 2 टाइप की दवाइयाँ होती थी, पर पिछले कुछ 15-20-30 सालों में बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, जिनके अब क्या हो रहा है कि शुगर का ना, आप हर डॉक्टर के पास अब जाते हैं तो वो आपको, मैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जाऊंगा, मोटे तौर पे बताता हूँ, तो आपको डॉक्टर चूज़ कर लेता है कि आपकी एज कैसी है, आपके साथ और बाकी बीमारियां क्या हैं, आपकी शुगर का लेवल क्या है, साथ में आपको ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है कि नहीं है, क्योंकि वो नेचुरली होगी ही होगी, आपको नहीं पता लगता। लेकिन थोड़े अगले सवाल के साथ मैं शायद उसको डिस्कस करूँगा। तो अब हर सबसेट के साथ में, हर मतलब शुगर ऐसे एक जनरल एक चीज़ नहीं रहेगी कि मेरे को शुगर है और मैं बस ये 2 दवाइयों में से लेता रहूं और इनमें से खाता रहूँगा। तो अब आपके जो डॉक्टर हैं, जो आपके जो कंसल्टेंट फिजिशियन, जो वो जानते हैं कि अब क्या दिया जा सकता आपको कौन सी दवाई दी जानी, बहुत सारे विकल्प हो गए। बहुत सारे विकल्प है, उन विकल्पों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, तो वो अब आपका वो हो गया। तो हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कुछ शुगर की दवाइयाँ ऐसी हैं जो किडनी पे असर डालती हैं, लेकिन वो दवाई देनी है या नहीं देनी है और कितने दिन तक देनी है, तो आपका डॉक्टर कब आपको बंद करनी है, वो आपको डॉक्टर आपका बिल्कुल अच्छे से जानेगा। तो कोई भी डॉक्टर जब आपको, अगर आप एक अच्छे, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एक फिजिशियन के पास या जिसके पास भी आप जाएंगे, जो डॉक्टर होते हैं आपके शुगर के, तो उनको आपका भला करना बिल्कुल तरीके से आएगा। वो उनके पास कई विकल्प, आप उनकी सलाह लीजिए तो वो आपको ठीक से बताएंगे आपको, और आपकी शुगर की दवाई देने से आपके किसी सिस्टम को उन्होंने ख़राब नहीं करना है। तो डॉक्टर अच्छे से जानता है क्या देना। हाँ, तो वो चीज़। हम अभी एक बात तो आपसे ये जानना चाहेंगे, जो टाइप की बात होती है, टाइप ए, पता नहीं कौन कौन सा है, वो जो शुगर की क्या श्रेणी है, ये प्रथम चरण, दूसरा चरण, जो स्पेसिफिक करके आप बता सकें जो है। इसमें जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि बच्चों में शुगर थोड़ा अलग टाइप की होती है, और बड़ों में शुगर थोड़ा अलग टाइप की होती है। तो टाइप ए, टाइप बी, बेसिकली वो जो शुगर डायबिटीज़ को डिवाइड किया गया है, वो इसलिए किया गया है कि बच्चों में जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है, उसका कारण अलग है। बच्चों में जो डायबिटीज़ होती है, वो उसका होने का कारण ये है कि आपकी जो बॉडी में जो पेनक्रियास है, पेनक्रियास एक ग्रंथि होती है, उसके एक भाग में बीटा सेल्स होती है जहाँ से अपनी बॉडी में इंसुलिन बनती है, और वही इंसुलिन हमारे शरीर में शुगर को कंट्रोल करती है। तो बच्चों में कई बार क्या होता है कि वो बीटा सेल्स या तो बनती नहीं है, या वो थोड़ा डिफेक्टिव हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं, तो उससे इंसुलिन नहीं बनता। और अचानक जो ये बच्चों में होता है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इंसुलिन नहीं है बॉडी में,
तो बॉडी का शुगर एकदम अचानक 500-600 तक बच्चों में बहुत ऊपर तक चला जाता है। और जनरली जो बच्चे होते हैं अचानक वज़न लूज़ कर रहे हैं, उनका बहुत ज़्यादा पेशाब जा रहा है, बहुत ज़्यादा। तो बच्चों में बढ़ रही है ये बीमारी? बच्चों में बच्चे डायबिटिक हो रहे हैं कुछ? बढ़ रही है ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चों में ये इस बीमारी का टाइप ए डायबिटीज़ का, जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, इसका इस चीज़ से लेना देना नहीं है टाइप 1 डायबिटीज़ का कि हम अपनी मतलब खाने पीने की और फिजिकल एक्टिविटी कम करने की वजह से नहीं है। इसके और कारण है जो हाँ, जिनमें बीटा सेल्स ने काम करना बंद कर दिया। तो इसका कोई अलग से ये नहीं है कि ये पहले से बढ़ रही है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो अडल्ट्स में जो डायबिटीज़ होती हैं उसमें ये होता है कि आपकी इंसुलिन ठीक मात्रा में बन रही है, लेकिन जो आपकी मोटापा हो गया है, आपकी मेटाबॉलिज्म डिफेक्टिव हो गया है, तो उस टाइम आपकी जो बॉडी में जो रिसेप्टर्स होते हैं, इंसुलिन जहाँ पे काम करना है, मसल्स में, ऑर्गन्स में, हर जगह इंसुलिन जाती है और इंसुलिन उस रिसेप्टर पे एक्ट करती है। तो बॉडी में से जो शुगर घूम रहा है खून में, वो उस रिसेप्टर के थ्रू फिर बॉडी के अंदर उस ऑर्गन में चला जाता है, ताकि वहाँ यूटिलाइज हो सके उनकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसके अंदर। तो जब ये रिसेप्टर इंसुलिन के खिलाफ हो जाते हैं या वहाँ पे इंसुलिन काम नहीं कर पाती, तो वो शुगर अंदर जाती ही नहीं है, तो वो बॉडी में ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में कई बार क्या होता है कि हम देखेंगे तो इंसुलिन भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बॉडी को ये लगता है कि हमारी इंसुलिन कम पड़ रही है इसलिए अंदर नहीं जा रहा है वो, तो बॉडी और ज़्यादा इंसुलिन बना देती है। पर ये असली चीज़ ये होती है कि वो इंसुलिन के रिसेप्टर इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पा रहे, तो इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जो दवाइयाँ भी हैं वो इसी तरह बनाई हैं कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करती हैं उन रिसेप्टर्स पे काम करके। डॉक्टर साहब, एक मेरे ऐसे ही कई संज्ञान में बहुत सारे पेशेंट्स जो डेली या खाने से पहले पता नहीं क्या टाइम है इंजेक्ट करते हैं खुद ही को इंसुलिन जो है, तो वो सेफ डायग्नोज है, वो परमानेंट होल लाइफ चलता रहता है? मैंने कई देखे सालों साल लगे हुए हैं। वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के जो बच्चे होते हैं जनरली, वो बड़े हो जाएंगे तो भी उनमें वही रहेगा। अच्छा। तो इंसुलिन का प्रकार नहीं बदलेगा, मतलब सॉरी, तो उनके लिए इंजेक्शन लेना जरूरी है? प्रकार नहीं बदलेगा। तो जिनको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, मतलब टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है, वो आगे जाके भी उनको इंसुलिन ही चलती रहेगी और उनको हर बार भोजन के पहले, जैसा भी उनके डॉक्टर्स ने डिसाइड किया है, कई बार 2 बार इंसुलिन लेनी पड़ती है, कई बार 4 बार भी लेनी पड़ती है, तो 3 बार 4 बार, जैसा डॉक्टर ने डिसाइड किया कि उनको कंट्रोल कैसे होगा वैसा उनको लेना पड़ता है। तो वो तो उनकी लाइफ लॉन्ग चलेगी ही चलेगी। कुछ टाइप 2 डायबिटीज़ जो मैंने बताया, जिनमें इंसुलिन की बॉडी में ज़रूरत, इंसुलिन ठीक है लेकिन उनका रेजिस्टेंस हो गया, तो वहाँ टैबलेट से स्टार्ट करते हैं, गोलियों से, और अगर उनका रेजिस्टेंस ठीक हो गया तो ठीक हो जाता है। जनरली 90% केसेस वो ठीक हो जाते हैं। एक धारणा बनी हुई कि एक बार दवाई शुरू होगी तो पूरे जीवन लेनी पड़ेगी, ऐसी स्टेज नहीं आती कि दवाई बंद कर दी जाए? हाँ, ये मैं बताना चाह रहा था कि इसको चाहे आप पर्सनल एग्जांपल से समझ लो या चाहे कैसे भी समझ लो। दीजिए। हमारा तो ये है, हमारे दर्शकों को हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई शुगर की दवाई अगर एक बार शुरू हो गई है आपकी, तो आप कब उसको बंद कर सकते हैं, ये आप हमको बता दीजिए। जी, मैंने जैसे बताया, शुगर होने का जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है मोटापा, और उससे साथ में मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया आपको, मोटापा बढ़ गया, और उसके साथ में आपको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, ब्लड प्रेशर भी शायद थोड़ा लेट हो, लेकिन डायबिटीज़ जल्दी हो जाती है क्योंकि शुगर का रेजिस्टेंस बॉडी मान जाती है, जो इंसुलिन से रेजिस्टेंस मान जाती है। तो अब अगर आपने बॉडी में से बेसिकली कारण क्या था शुगर होने का? मोटापा। अगर आपने अपना वेट लूज़ कर लिया टाइम रहते, तो ड्रास्टिकली आपके शुगर की जो बॉडी की जो शुगर की दवाइयों की रिक्वायरमेंट है एकदम कम हो जाएगी। और अगर आपके डॉक्टर आपको ठीक से निगरानी में रखेंगे और उसके बाद में एक स्टेज आएगी जब आप मोटापा इतना कम कर लेंगे, एक नॉर्मल बॉडी वेट में आ जाएंगे, तो आपकी शुगर की दवाइयाँ बंद हो सकती हैं और आगे भी बंद रह सकती है। ये तो आपने अच्छी बात बताई। अगर कोई एक्सरसाइज करता है, मेहनत करता है, अपना वजन घटा लेता है और खुद को फिट कर लेता है, तो दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको मोटापा बहुत ज़्यादा होता है और उनकी वजह से मुझे शुगर की, क्योंकि उनका शुगर हो गया तो उनको शुगर की दवाइयाँ शुरू करनी पड़ती है डायबिटीज़ के लिए। तो बाद में वो कुछ दिनों तक वो बेचारे लेते हैं, फिर 1-2 विजिट के बाद थोड़ा खुल जाते हैं, तो फिर वो बताना शुरू करते हैं कि सर क्या
मुझे तो अब मेंटली डिप्रेशन आने लग गया, घर वाले भी कहते हैं कि कब तक चलेगा, क्या ज़िंदगी भर में दवाइयों से चलता रहूँगा। तो ये एक नॉर्मल सा वो भी है। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि शुगर के साथ में आपकी बॉडी को जब एक बार दवाई शुरू हुई है या आप शुगर के मरीज़ हो गए, तो आपको अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में लाना पड़ता है, क्योंकि आपने गोली ले ली, गोली तो आपके ऊपर असर कर ही रही है। गोली में दिमाग नहीं है कि भाई ठीक है थोड़ी देर खाना नहीं मिला, तो गोली ने तो 6-8 घंटे के अंदर अपना असर दिखाना है, शुगर एकदम डाउन जाएगा। अगर आपने उस टाइम खाना नहीं लिया तो आपकी बॉडी में से शुगर बहुत ज़्यादा डाउन भी हो सकता है, आपको अचानक चक्कर आ सकते हैं। तो ये एक खतरा हम सुनते हैं, कई बार मीठा जेब में रखते हैं, कई ऐसा वो इसलिए ज़रूरी है कि शुगर की गोली के साथ जब शुरू करते हैं तो शुगर की गोली ने जो अपना असर दिखाना है, उससे बॉडी में जो शुगर डाउन जाएगा, तो फिर आपकी, जैसे मैंने बताया, बॉडी के हर चीज़ के लिए, हर प्रक्रिया के लिए शुगर, मतलब टैबलेट ली तो खाना जरूरी है, खाना खा लीजिए। 80 से कम शुगर गई बॉडी में तो आपके शरीर फील करता है, 60 से कम गई तो आप बेहोश होने की तरफ चले जाते हो। तो इसलिए ज़रूरी है शुगर। ऐसा नहीं है कि शुगर ज़रूरी नहीं है बॉडी के, लेकिन वो 80 से 140 के बीच वाली शुगर ज़रूरी है। तो वो चीज़ है कि मैं अपने पेशेंट्स को फिर यही कहता हूँ कि देखो तुम्हारे लिए इंसेंटिव है, मैं आपका आज वज़न लूँ ये बता रहा हूँ, फिर उसकी बॉडी आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से हम वज़न कैलकुलेट करते हैं कि कितना होना चाहिए था। उससे पूछते भी कितने दिनों में, पिछले 4-5 सालों में कितना बढ़ गया है। तो हम उसका एक लक्ष्य देते हैं कि भैया आप इतना वज़न लूज़ कीजिए, ठीक है। और मैं आपको ये बताता हूँ कि 90% केस में आपकी शुगर की दवाइयाँ बंद हो जाएगी। इससे बड़ा कोई आपके लिए इंसेंटिव नहीं हो सकता कि आप शुगर की दवाई बंद कर पाओगे। डॉक्टर शिवरतन जी, एक महत्वपूर्ण बात जो ये है कि जो चीनी, गुड़, ये मीठा अगर कभी खाना चाहे, कभी मिष्ठान हो गया, कभी शादी है, विवाह है, तो जिसको डायबिटिक पेशेंट को सदा अवॉइड करना होगा कि कोई चांस है कि वो टैबलेट ले रहा है, दवाई ले रहा है, कि बस उसका है कुछ। ये आपका सवाल बहुत अच्छा और बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। कारण क्या है कि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, बहुत बार मरीज़ कहते हैं कि जी मैंने तो ना आज एक लड्डू खाया था, और मतलब मेरे घर में भी कई बार होता है, तो मुझे भी अब कई बार समझाने में मुश्किल होती है कि आज एक लड्डू खा लिया था तो एक शुगर की गोली फालतू ले लेंगे। ये चीज़ बहुत ही गलत है, क्योंकि शुगर को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, और एक बार कंट्रोल होता है तो उसको कंट्रोल बने रहना चाहिए। अब जो महेश जी ने पूछे थे, तो बीच बीच में एक दो लड्डू जो खा लेते हैं, बहुत गलत बात है। बहुत गलत बात है। वो तुरंत बढ़ाएगा शुगर। जो चीज़ें हैं खांड, गुड़, शक्कर, बूरा, चीनी, ये रेडीमेड शुगर्स हैं, मतलब ये ग्लूकोज हैं, इनमें कुछ भी ऐसा कटौती नहीं होनी शरीर में। जैसे अगर अपन मान लो फ्रूट्स खाते हैं तो वो थोड़ा शुगर हल्का सा बढ़ाता है, क्योंकि उसके साथ में बहुत फाइबर्स, बहुत कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सी चीज़ें जुड़ी होती है जिनमें से निकाल के बॉडी शुगर बनाती है। चीनी, खांड, बूरा, गुड़, शक्कर में से कुछ बनाना ही नहीं है, जो तैयार शुगर है। ये शुगर तैयार रेडीमेड शुगर्स हैं, ये जाएंगे तुरंत ब्लड में, उतनी ही मिलेगी जितनी आपने खाई है, इसमें से कुछ कटौती नहीं होनी। तो ये पांचों चीज़ें आपको अवॉइड करनी है किसी भी हालत में शुगर के मरीज़ के लिए। ना गुड़ को, कई बार एक बार ये भी कंसेप्ट होता है कि जी चीनी तो थोड़ी सी ठीक नहीं है पर गुड़ ठीक है, तो गुड़ भी उतना ही खतरनाक है। कॉन्सेप्ट आपका गलत है, क्योंकि गुड़ से ही चीनी बनती है। गुड़ में थोड़ा रफेज होता है। आप ये मान सकते हो कि 10 ग्राम गुड़ 10 ग्राम चीनी लेंगे तो 10 ग्राम गुड़ मतलब 8 ग्राम चीनी, पर चीनी तो है ना, तो चीनी है गुड़ में। आप ये मत समझिए कि वो चीनी अच्छे वाली चीनी है, अच्छे वाली चीनी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और मैं तो आपको ये भी कहूँगा कि शुगर फ्री भी नहीं खाएं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आपको शुगर कंट्रोल करनी है ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये 2 या 4 दिन की बीमारी नहीं है, आपको इसके साथ रहना, मीठी चाय से भी बचना है, मीठी चाय से बचना है। और आपको ये ज़रूरी समझना है कि मेरे को ये बॉडी की, मेरे ये बॉडी का एक पार्ट हो गया है, मुझे इसके साथ में 1-2 गोलियां लेनी है जैसा डॉक्टर आपको बताएंगे, और उसके साथ मुझे रहना है। मेरे को पूरी ज़िंदगी भर इसके साथ रह के खुशी से रहना है। जैसे मुझे कपड़े पहनने, जैसे मुझे रोज़ खाना खाना है, मैंने रोज़ पानी पीना है, ऐसे मुझे एक शुगर की गोली लेनी है, 1 या 2 जैसे डॉक्टर आपके बताएं, और उसके साथ मुझे नॉर्मल रहना है। आप नॉर्मल रह सकते हैं, आप पूरी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ ये कि आपको उस डिसिप्लिन के साथ रहना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को आपको नहीं खाना है तो वो ना खाएं, जिनमें ये चीज़ें मैंने बताई आपको। जूसेस आप अवॉइड कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि जी जूस पी लेना चाहिए, फलों को खाने में जो डिब्बा बंद जूस आता है वो भी मेरे ख्याल से वो तो चीनी है, वो तो उसमें तो कुछ अच्छी चीज़ होती नहीं है, जो ये रियल वीएल के जो और जो कोक वगैरह पीते हैं डॉक्टर साहब,
कोल्ड ड्रिंक बहुत ही खतरनाक है शुगर के मरीज़ के लिए, क्योंकि उसमें भी चीनी होती है और कार्बोनेटेड होते हैं। वो नहीं चाहिए। मैं जूस, नॉर्मल फलों के जूस की बात कर रहा हूँ। फलों का जो नॉर्मल जूस बनता है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें भी रेडीमेड शुगर आ जाती है। जो जूस में, जो फल में जो शुगर है वो निकल के उसमें जूस में आ जाती है, उसका मिठास आ जाती है, तो वो एकदम तेज़ी से आपका शुगर बढ़ाता है। तो आप पूरा फल खाइए, क्योंकि उसके साथ में उसका रफेज होता है, उसके साथ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जाते हैं। तो वो जब जाता है तो वो आपकी शुगर को तुरंत एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, फल की शुगर को, तो वो आपको धीरे धीरे आपको शुगर को बढ़ाने देता है। बर्फ़ी, लड्डू, कोई भी चीज़ आपको, शुगर के मरीज़ है तो आप मेहरबानी करके ना खाएं। आप चाय में चीनी ना लें। अपनी आदत ऐसे बनाएं कि आप बिना मीठे की चीनी, बिना मीठे की चाय, बिना मीठे का दूध, बिना मीठे की खीर अगर आप खा सकते हैं। वैसे खीर आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वो राइस से बनती है, पर फिर भी कभी वंस इन ए वाइल अगर आपने खाया तो ऐसा कोई बड़ी बात भी नहीं है उसमें। पर मीठा नहीं खाना किसी भी दिन आपने। और एक्सरसाइज डेली करनी है आपने। डेली कम से कम ये समझिए कि आपने 45 मिनट से लेके 1 घंटा अपने लिए निकालना है। ये 45 मिनट से 1 घंटा अगर आप अपने लिए निकालेंगे, आप अपने परिवार के लिए निकाल रहे हैं और आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा रखने के लिए निकाल रहे हैं। आपका कोई भी काम अगर आपको ये करने से अवॉइड करता है, तो मैं ये नहीं मान सकता कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। वो आपके लिए गलत है। और लंबे टाइम में शुगर के मरीज़ या बीपी के मरीज़ अगर आप हो गए हैं, तो आपको तुरंत अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ मुड़ जाना चाहिए। अदरवाइज़ लाइफ की लंबाई छोटी हो सकती है। जी जी, बहुत बड़ी बात है। जो अब हम डॉक्टर शिवरतन जी से ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो सवालों का सिलसिला है उनकी तो एक सीमाएं हैं, आपका ज्ञान अनंत है, असीम है। आप कोई महत्वपूर्ण बात हमारे दर्शकों को बताना चाहें जो हमसे छूट रही हो, जो हम नहीं पूछ पाए हों, और जो दर्शकों के लिए आप ज़रूरी समझते हो, हाँ, डायबिटिक के लिए। कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है। देखो, एक चीज़ मैंने जो बताया था शुरू में कि 1 में से 10 हिंदुस्तानी, 10 में से 1 हिंदुस्तानी शुगर का मरीज़ है, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो और आगे के फैक्टर वो मैं बता रहा हूँ, और ये सारे मिला के हो गए 8 करोड़ के आसपास। मतलब आज की पॉपुलेशन के हिसाब से सोचे तो 12-13 करोड़ के आसपास होगा भारत के। हाँ, तो लेकिन इनमें से सिर्फ 50% को ही ये पता है कि उसको शुगर है। अभी भी आज की डेट में 50% लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमें शुगर है। तो सबसे पहले तो जो लक्षण बताए गए थे कि आपका वज़न लूज़ हो रहा है, आपको भूख ज़्यादा लग रही है, आपको प्यास ज़्यादा लग रही है, आपके दिखने में थोड़ी दिक्कत आ गई है, आपकी चमड़ी पे इन्फेक्शन ज़्यादा होने लग गया है, खुजली उजली होने लग गई है ज़्यादा, या आपके शरीर में से आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत थकान सी रहने लग गई है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए। आपको वो जाँच करेगा, लक्षण बताएंगे, अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको डायग्नोज करेंगे। तो आपको शुगर की अगर एक बार डायग्नोज हो गया, फिर आपको उसके साथ में स्टिक करना है। दूसरी एक और फैक्टर है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ जो 50% लोगों को तो हम जान ही नहीं पाए हैं कि इनको शुगर है, लेकिन जिनको जान पाए हैं, जो 50% है, उनमें से भी सिर्फ 15% लोग ऐसे हैं जिनका शुगर ठीक से कंट्रोल है, सिर्फ 15%। तो आप ये समझिए कि वो कंट्रोल बड़ी संख्या हो गई, बहुत बड़ी संख्या है। तो मैं और कुछ नीम हकीम के भी चक्कर में फंस जाते हैं। अब मैं वहीं पे आना चाह रहा था कि अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंट्रोल क्यों नहीं है। क्योंकि शुगर के बारे में जब मैं भी अपना एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मैं पहली बार कहता हूँ हाँ जी बाबूजी आपको शुगर हो गया है, क्योंकि आपकी रिपोर्ट आ गई, उस हिसाब से हमने सारे टेस्ट कराए और पता लगा, तो हम जैसे पेशेंट को बोलते हैं कि जी आपको शुगर हो गई। पेशेंट का पहला रिएक्शन है नहीं डॉक्टर साहब शुगर तो कुछ भी नहीं होती, मैं देख लेना आपको अगले 1-2 महीने के अंदर शुगर ख़त्म करके दिखाऊंगा। वो जो पेशेंट होते हैं ना, वो अपने लिए सबसे खतरनाक होते हैं। दूसरी खुद का नुकसान करते हैं जी। दूसरी बात जो होती है, शुगर एक बीमारी है, बहुत सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, आँख से लेके पैरों की नसों तक, सब सिस्टम, दिमाग, आँख, कान, हृदय, किडनी, लीवर, आपका हर सिस्टम इन्वॉल्व होता है। आप इसको सिर्फ एक नंबर गेम मत समझिए। जो ज़्यादातर मरीज़ जो करते हैं वो नंबर समझ लेते हैं कि कोई नज़दीक मेडिकल स्टोर, अच्छा कुछ काफ़ी बार मैं कहना चाहूँगा ये मैसेज कि मेडिकल स्टोर वाले जो लोग होते हैं वो भी काफ़ी बार अपनी उसके चक्कर में ऐसा करते हैं कि आप आ जाना, आपने दवाई लिखवा ली है, मेरे पास शुगर की मशीन है, मैं शुगर की मशीन से आपका चेक करता रहूँगा और आपको दवाई देता रहूँगा। ये खतरनाक स्थिति है। देखिए, डॉक्टर होता है, मेडिकल स्टोर के भाई भी नॉलेज अच्छे होते हैं, कोई वो बात नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता कि
अपने इंटरेस्ट में किसी का नुकसान ना करें, किसी मरीज़ को ऐसे ना बरगलाएं इस चीज़ में कि उसका बहुत ज़्यादा डॉक्टर की राय ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल 2-3 साल के बाद में पता लगता है कि वो सिस्टम इन शुगर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये बहुत दीमक की तरह है, ये धीरे धीरे खाती है। शरीर में आपको 4 दिन में नुकसान नज़र नहीं आएगा, 1 साल में भी ना आए, 2 साल में भी ना आए। धीरे धीरे जब आपकी शुगर ज़्यादा लेवल पे रहती है तो आपके शरीर की नसों को ख़त्म करती जा रही है, हृदय की सेल्स को ख़त्म कर रही हैं, किडनी की सेल्स को ख़त्म कर रही हैं, ब्रेन की सेल्स को ख़त्म कर रही हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो भी ऑर्गन्स हैं इनकी सबकी एक कैपेसिटी होती है कि अगर किडनी भी 60% डैमेज होगी तब तक आपको कोई लक्षण नज़र नहीं आते। ब्रेन के भी इतनी ज़्यादा सेल्स हैं कि आपके 20-30% ब्रेन की सेल्स धीरे धीरे अगर ब्लंट भी होगी तो कोई पता नहीं लगता है। ऐसे हार्ट की भी अपनी कैपेसिटी है कि हार्ट की इजेक्शन फ्रैक्शन अगर 50% से कम जाता है तो अपने बॉडी को कुछ समझ में आने लगता है। तो आप ये समझिए कि जब आपका वो लेवल आ जाता है शुगर में कि 3-4-5 साल में कि आपका ये बॉडी का रिज़र्व ख़त्म हो गया, तब आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ आज मेरे को, अब तो मैं चलता हूँ तो मेरे को सांस चढ़ने लग जाता है, मेरे दिल की बहुत तेज़ धड़कन होने लग गई है, मेरे तो पेशाब इतना ज़्यादा आ रहा है, टेस्ट करा रहे हैं तो क्रिएटिनिन और यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया बॉडी में। आपकी नसों में से जो चनमनाहट सी होने लग जाती है, सुन्नपना आने लग जाता है, या ब्रेन में आपको फॉरगेटफुलनेस मतलब यादाश्त वगैरह कम होना, या फिर आगे जाके लकवा में तब्दील हो जाना, ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी तब वहाँ से वापस रिकवरी का पाथ नहीं है। वहाँ से सिर्फ उतना ही है कि उससे आगे आपको बचाया जा सके उस डिफेक्ट के साथ में। तो आप अपनी बॉडी को डिफेक्टिव रखना चाहते हैं या अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि शुगर को आप एक बीमारी समझें, डॉक्टर को अपना दोस्त समझें। डॉक्टर की फ़ीस देने से कोई तकलीफ़ नहीं है और डॉक्टर अगर 1 या 2 महीने में बुला रहा है उससे कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपकी बॉडी को इतना ठीक से अगर आपको रखते हैं तो वो आपको मान लेनी चाहिए वो सलाह। और ये नहीं कि जी मैं तो जी शुगर तो कोई बात नहीं जी, मेरे तो शुगर कोई नुकसान ही नहीं कर रही। वो मरीज़ अपने लिए और आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट है वो भी सोचिए, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है। आप एक वर्किंग क्योंकि ज़्यादातर हो रही है कि इसमें 20 से 60 साल के बीच वाले लोगों में यही लोग वर्किंग है, जो जिनके ऊपर परिवार डिपेंड करता है। आपके बच्चे हैं, आपके परिवार में पत्नी है, आपके माँ बाप हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो अचानक आपका पूरा परिवार क्रम्बल कर जाता है। जी बड़ा मुश्किल। तो ये सारी इकोनॉमी जो है ना इसके साथ में शुगर के साथ जाती है। हम तो समापन से पहले एक सवाल जरूरी रह गया जो घर में रोजाना मैं सुनता हूँ, अपने परिवार में भी सुनता हूँ और पड़ोसियों के परिवारों में भी सुनता रहता हूँ। घी को लेकर के क्या स्थिति? मक्खन घी, एक डायबिटिक पेशेंट है कोई, उसको कितना लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? घी नुकसान पहुंचाता है या तटस्थ भाव से सामान्यतः खाइए, कोई दिक्कत नहीं है? जो देखिए घी क्या है, फैट है। जी ठीक है, और जितना भी हम घी खाएंगे फैट तो बढ़ेगा। जी ठीक है, तो आप ये मान लीजिए कि आप घी को कितना कम कर सकते हैं वो आपके लिए बेस्ट है। आप ये मत सोचिए कि मैं घी नहीं खाऊंगा तो मेरे जोड़ों की ग्रीस खत्म हो जाएगी, चिकनाहट खत्म हो जाएगी। कुछ लोगों का घी में ही तो ताकत होती है, घी नहीं खाएंगे तो मेहनत कैसे करेंगे? नहीं, ताकत प्रोटीन से आएगी। ठीक है, घी से सिर्फ फैट बढ़ता है। फैट बढ़ता है तो वो आपके डिपॉजिट होगा, कोलेस्ट्रॉल्स हैं ये बेसिकली। अगर शुगर के मरीज़ ने ज़्यादा घी खाया तो वो कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट की नसों में जमेगा, आपकी किडनी या ब्रेन के नसों में जमेगा, आपको नुकसान करेगा ही करेगा। तो प्रोटीन कहाँ से ले फिर वो व्यक्ति? प्रोटीन के सोर्सेज बहुत अच्छे हैं। अगर आप वेज नॉन वेज जैसे भी आपकी डाइटरी हैबिट है उस हिसाब से ले सकते हैं। मान लो अगर आप नॉन वेज डाइट लेते हैं तो आपके पास प्रोटीन के तो अंबार हैं, भंडार है। अंडे से लेके मीट में थोड़ी रेड मीट को अवॉइड करना चाहिए डायबिटीज़ वालों को। रेड मीट मतलब जैसे मटन वगैरह हो गया और बेकॉन्स हो गए, ये इस तरह की चीज़ें ये अवॉइड करनी चाहिए। फ़िश, एग्स और कुछ मात्रा में चिकन, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपको प्रोटीन का मतलब बहुत भंडार है, प्रचुर मात्रा में। और शाकाहारी के लिए? और शाकाहारी के लिए जो कुछ जैसे पनीर हो गया, पनीर इज़ वेरी गुड डाइट। पनीर के साथ में सोयाबीन, पल्सेस जो होती हैं, जो लेग्यूम्स होते हैं, मतलब जो दालें, तो दालें हो गई, सोयाबीन हो गया, पनीर हो गया, ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी हैं कि जिनमें आपको ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि प्रोटीन की जितने कवर हो जाता है उतना कवर हो जाता है। आपने डॉक्टर शिवरतन की बातें सुनी,
डॉक्टर शिवरतन यादव ने विस्तार से सारी चीज़ बताई है। एक एक बात गौर से सुनने जैसी है। आप इस वीडियो को दूसरे साथियों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए। ये वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे उतने लोगों का फ़ायदा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिवरतन। थैंक यू महेश जी, एंड थैंक यू।